आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कार्बनिक खादें या इनको जीवांश खादें भी कहते हैं। अब ये जीवांश खादें क्या होती है या कार्बनिक खाद क्या होती है, जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मैन्यूरीज। तो ऑर्गेनिक मैन्यूरी के बारे में हम बहुत अच्छी चर्चा करने वाले हैं और आज की इस क्लास में हम देखेंगे ऑर्गेनिक मैन्यूरी यानी जीवांश खाद। और जीवांश खाद में ऑर्गेनिक मैन्यूरी में हम क्या 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 देखने वाले हैं आज, भारी या स्थूल खाद जिसे बुल्की ऑर्गेनिक मैन्यूरी कहते हैं। तो ये बुल्की ऑर्गेनिक मैन्यूरी क्या होती है और इसमें कितनी प्रकार की खाद आती है, जिनका नाम क्या क्या है, वो सारा डिस्कस हम इस क्लास में करने वाले हैं। फिर इसके बाद में हम अगली क्लास जब होगी तो सांद्रित जीवांश खाद के बारे में पढ़ेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ये हमारी क्लास है एग्रीकल्चर के जो भी एग्जाम है सभी के बेस्ट है और ये क्लास जो है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए फायदेमंद होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कार्बनिक खाद समझते हैं कि कार्बनिक खाद क्या होती है। इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में जाए कि आखिर कार्बनिक खाद या ऑर्गेनिक मैन्यूरी किसे कहेंगे। तो कुछ इस तरह से समझिए, पक्षियों के मलमूत्र, शरीर अवशेष, फार्म पर उगाए फसलों एवं उद्योग के सह उत्पादों आदि के विघटन के फलस्वरूप निर्मित पदार्थ को जीवांश खाद कहते हैं या इसे कार्बनिक खाद भी कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मैन्यूरी। क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऑर्गेनिक मैन्यूरी। अब कार्बनिक खाद के अंतर्गत FYM यानी फार्म यार्ड मैन्यूरी, जिसे हम गोबर खाद कहते हैं। ये गोबर खाद जो है हमारे किसान भाई ग्रामीणों में बहुत ही ज्यादा उपयोग करते हैं। गोबर की खाद के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, हालांकि हम ये टेबल के बारे में जरूर समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम गोबर की खाद के बारे में चर्चा करते हैं कि गोबर की खाद जो है किस प्रकार से भूमि में सबसे ज्यादा फायदेमंद है और इसका क्या उपयोग करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले गोबर की खाद जो है, इसलिए यदि आप गोबर की खाद का उपयोग एक बार खेत में करते हैं तो उसका प्रभाव 2 से 3 वर्ष तक रहता है। कितने दिन तक रहता है, 2 से 3 वर्ष तक रहता है। साथ में क्या होता है, मिट्टी की यानी मृदा की भौतिक दशा और रासायनिक दशा एवं जैविक दशा में सुधार होता है। हम सीधा ये कह सकते हैं कि मिट्टी की भौतिक दशा यानी दिखने में, और जो फसलों के लिए जो लाभदायक जीवाणु है, भूमि के लिए लाभदायक जो जीवाणु है, उनकी दशा में भी सुधार होता है। और साथ में जो है मिट्टी में तापमान, वायु का एक मेंटेन बना रहता है। इसके बाद में जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट तो ये है कि यह खाद प्रयोग करने से इसका प्रभाव 2 से 3 साल तक रहता है। लेकिन हम जो रसायनों का उपयोग करते हैं जिसे हम उर्वरक, तो अभी हमने गोबर की खाद के बारे में चर्चा की है। अब हम जीवांश खादें 2 प्रकार की होती है, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो जीवांश खादों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला क्या है, भारी या स्थूल जीवांश खाद। पहली कौन सी है, भारी या स्थूल जीवांश खाद, जिसे क्या बोलते हैं, बुल्की ऑर्गेनिक मैन्यूरी। अब इसको भारी या जीवांश खाद कैसे पहचान करेंगे, इसकी परिभाषा क्या होगी, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। वे कार्बनिक खादें जिनमें पौधों को पोषक तत्व तो कम लेकिन जीवांश पदार्थ अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं, यानी ऐसी खादें जिनको देने पर पोषक तत्व की कम मात्रा मिलती है लेकिन कार्बनिक पदार्थ ज्यादा मिलता है। तो ऐसी खाद को क्या कहते हैं, भारी या स्थूल जीवांश खादें कहते हैं। अब दूसरी क्या है, पहले तो हम उदाहरण देख लेते हैं भारी खाद के। भारी खाद में कौन कौन सी खाद आती है, गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद, कंपोस्ट में शहरी और ग्रामीण दोनों कंपोस्ट। फिर इसके बाद में है वर्मी कंपोस्ट, मानव विष्ठा, चिड़ियों की वीट, गंदे नाले की खाद, मैली की खाद आदि। ये सब जो है भारी खादें कहलाती है, क्योंकि इनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है और जीवांश पदार्थ की मात्रा, कार्बनिक पदार्थ की ज़्यादा तो मात्रा होती है, लेकिन इनमें जो है सांद्रित गोबर खाद की तुलना में कम पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब हम देखने वाले हैं ऑर्गेनिक मैन्यूरी में दूसरी खाद, जिसे हम क्या कहते हैं, सांद्रित
जीवांश खादें। सांद्रित जीवांश खादें में अन कॉन्सेंट्रेट ऑर्गेनिक मैन्यूरी। अब इसमें क्या होगा, वे कार्बनिक खादें जिनमें पोषक तत्व भारी खादों की अपेक्षा अधिक पाए जाते हैं, या हम सीधा कह सकते हैं कि ऐसे कार्बनिक खादें जिनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है लेकिन पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, ऐसी खादें क्या कहलाती है, सांद्रित जीवांश खादें। अब इसके अंतर्गत उदाहरण क्या है, बहुत सारी खलियां हैं, खुर की खाद है, हड्डी का चूरा है, शुष्क रक्त है, मांस, मछली का चूरा, शुष्क अवमल, सींग चूर्ण, ग्वानो आदि, ये सब जो है सांद्रित खादें के अंतर्गत आती है। तो निश्चित ही है आप समझ गए होंगे कि जो है कि जीवांश खादों को किस तरह से दो भागों में बांटा गया है। एक तो हमने देख लिए थे भारी या स्थूल खाद, और दूसरी कौन सी थी, सांद्रित या जीवांश खाद। तो आपने इनके फायदे भी देख लिए, इनकी परिभाषा भी देख ली। तो अब हम एक नज़र डालते हैं इस टेबल में, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न आते हैं, मैंने पीएटी में देखा, फिर इसके बाद में सीपीएटी में भी देखा, सीजी पीएटी में भी एक दो प्रश्न यहाँ से बने हैं, और इसके बाद में मैंने जो है पिछले जो पेपर हुआ है ग्राम सेवक का, उसमें भी एक प्रश्न यहाँ से आया था। तो चलिए देखते हैं क्या पूछा है। टेबल हमारे सामने यहाँ पर दिया हुआ है, जीवांश खाद, ऑर्गेनिक मैनरी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये 3 कॉलम है हमारे सामने। तो अब हम एक एक करके पूरा समझने वाले हैं, इनकी पोषक वैल्यू क्या है और इनमें प्रतिशत मात्रा क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं, जैसे आज की क्लास में हम देखने वाले हैं भारी या स्थूल खाद, अगली क्लास में हम देखेंगे सांद्रित जीवांश खाद। तो भारी या स्थूल खाद में हम पहली खाद देखने वाले हैं गोबर की खाद, और यह प्रश्न जो है आरपीएसएससी का एक एग्जाम है एए का, 2009 में यह प्रश्न आया था। और इसमें हम क्या देखने वाले हैं, तो गोबर की खाद में जो है नाइट्रोजन की मात्रा 0.5, फास्फोरस की मात्रा 0.25 और पोटास की मात्रा 0.5 पाई जाती है। तो ये होता है गोबर की खाद का औसत। तो अभी हमने गोबर की खाद के बारे में समझे, जिसे भारी या स्थूल खाद भी कहा जाता है। और गोबर की खाद जो है यदि देखें तो यह जो है सबसे सस्ती खाद होती है, और ये ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध होती है। लेकिन इसमें खास बात क्या होती है, इसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, चाहे आप प्राथमिक पोषक तत्व कहें या सूक्ष्म पोषक तत्व कहें। और इससे बहुत सारे फायदे भी हैं कि भूमि की रासायनिक दशा सुधरती है, भौतिक दशा सुधरती है और जैविक दशा सुधरती है। तो किसान भाइयों से या मेरे प्यारे बच्चों से मेरा निवेदन है कि यदि आप कृषि से जुड़े हैं या आपके घर में खेती होती है, तो उनको निश्चित ही है आप ये सलाह जरूर दें कि गोबर की खाद का ही उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्योंकि कारखाने में जो तैयार होती है, जिसे हम उर्वरक बोलते हैं, रसायन, तो इनका केवल जो है भूमि में प्रभाव केवल 1 वर्ष होता है। यानी एक बार यदि हम किसी फसल में डालते हैं तो केवल उसी फसल के लिए फ़ायदे करती हैं, दूसरी फसल में कोई नुकसान, दूसरी फसल के लिए कोई भी फायदा नहीं होता है। बल्कि जो भूमि में पाए जाते हैं सूक्ष्म जीव, उनके लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो खेती में आप गोबर खाद का ही उपयोग करें। तो इसका हमने पोषक तत्व या औसत संगठन देख लिए। अब हम देखते हैं शहरी कंपोस्ट। तो शहरी कंपोस्ट, तो ये शहर की बात हो जाती है। शहर में जो कचरा जमता है, जो खराब चीज़ें निकलती है, उसके सड़ने के बाद जो बनता है उसे शहरी कंपोस्ट कहते हैं। तो शहरी कंपोस्ट में यदि हम देखें तो नाइट्रोजन की मात्रा 1.5 होती है, फास्फोरस की मात्रा 0.5 होती है, और पोटास की मात्रा पोटास की मात्रा 1.4 होती है। कितनी होती है पोटास की मात्रा? 1.4 होती है। तो आप शहरी कंपोस्ट के बारे में भी समझ गए होंगे। अब शहरी कंपोस्ट के बाद में बात आती है देहाती कंपोस्ट। तो देहाती कंपोस्ट मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र की बात होती है। तो इस देहाती कंपोस्ट में, हालांकि ये देहाती कंपोस्ट से कभी प्रश्न नहीं पूछा गया है, ज़्यादातर प्रश्न गोबर की खाद, शहरी कंपोस्ट और केचुए की खाद से और हरी खाद से ही बनता है। लेकिन फिर भी हमारे नॉलेज के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में जो कचरा निकलता है, उससे कैसी कंपोस्ट तैयार होती है वो हमें पता होना चाहिए। तो देहाती कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा 0.6 होती है, और पोटास की मात्रा 0.5 होती है, और फास्फोरस की मात्रा 0.5 होती है, और पोटास की मात्रा 0.8 होती है। अब आज की क्लास का हम यदि इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें
तो वो है केंचुए की खाद। ये केंचुए की खाद से काफ़ी बार प्रश्न आते हैं, चाहे वो छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो। और केंचुए खाद जो है सबसे अच्छी खाद मानी जाती है। और केंचुए तो किसानों का मित्र भी कहलाता है, जिसे हम वर्मी कल्चर भी कहते हैं। इससे जो खाद बनती है उसे वर्मी कल्चर के नाम से जानते हैं। तो केंचुए की खाद में जो है नाइट्रोजन की मात्रा 2.5 से लेकर 3% तक होती है। और हम यदि फास्फोरस की मात्रा की बात करें तो 1%। और पोटास कितना होता है, 1.5। अब ये केंचुए की खाद जो है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और इसका ही मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आप घर में छोटे छोटे टांका बनाएं और उसमें केंचुआ फार्मिंग जरूर करें। उससे जो खाद मिलेगी, आपकी भूमि की भौतिक दशा तो सुधरेगी ही, साथ में जो भूमि की जो उर्वरा शक्ति वो बढ़ती है और उत्पादन भी बढ़ता है, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा रसायन का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात आती है हरी खाद। तो हरी खाद के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि हरी खाद आखिर जो है किस तरह से फायदेमंद होती है, इसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। तो देखो, हरी खाद कैसे तैयार होती है इसके बारे में हम देख लेते हैं कि हरी खाद को तैयार करने का क्या तरीका होता है, जिसे हम ग्रीन मैन्यूरी कहते हैं। तो अब इसकी यदि हम पुस्तक की परिभाषा देखें तो कुछ इस तरह से है। खेत में खड़ी दलहनी फसलों को फूल आने के बाद में एवं फलियां बनने से पूर्व मिट्टी में दबा देना हरी खाद कहलाता है। थोड़ा सा और एक और सेकंड परिभाषा है, जिसे ब्राउन मैनूरिंग कहा जाता है। ये ब्राउन मैनूरिंग काफ़ी बार पेपर में डिस्कस होता है कि ब्राउन मैनूरिंग होता क्या है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान से समझना है। हरी खाद तो आप समझ ही गए हैं, तो चलिए ब्राउन मैनूरिंग देखते हैं क्या होती है। धान की फसल के साथ, किसकी फसल के साथ में, धान की फसल के साथ ढैंचा को लगाकर, धान की फसल के साथ ढैंचा मतलब एक हरी खाद वाली फसल है, उसको लगाकर शाकनाशी द्वारा नष्ट करना ब्राउन मैनूरिंग कहलाता है। मतलब धान के साथ में हम ढैंचा लगाते हैं और उसको शाकनाशी डालकर उसे नष्ट कर देते हैं, तो वो सड़ता गलता है और भूमि में वहाँ पर ही समाप्त हो जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, ब्राउन मैनूरिंग कहलाती है। अब लेकिन एक बात है, ये तो हमने देखे ब्राउन मैनूरिंग, लेकिन यदि हरी खाद के लिए आपसे पूछे कि सबसे अच्छी फसल कौन सी होती है, तो हरी खाद के लिए सबसे अच्छी फसल जो होती है वो होती है सनई होती है। क्या होती है, सनई होती है, जिसका वैज्ञानिक नाम है क्रोटोलेरिया जुन्सिया। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ढैंचा की एक खास बात ये होती है, ढैंचा जो मैंने अभी ब्राउन मैनूरिंग में चर्चा किया, उसकी खास बात क्या होती है। अब इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सेसवेनिया इंडिका। क्या है वो, सॉरी, सेसवीनिया एक्यूलेटा। क्या दिया है, सेसवीनिया एक्यूलेटा। अब इसकी खास बात क्या होती है, केवल जड़ों पर ही गांठें, केवल जड़ों पर गांठें, जबकि हालांकि हमने बहुत सारी लेगुमिनेसी कुल की फसलें देखे तो उनमें जड़ों पर गांठें पाई जाती हैं, जो जिसमें राइजोबियम होता है। आपने देखे होंगे चने के, यदि आप उखाड़ कर देखोगे जड़ में तो छोटी छोटी नूडल्स पाए जाएंगे, गुड़िया के जैसे हम माले में देखते हैं ना, छोटी छोटी गुड़िया होती है, वैसे ही उसके जड़ों में छोटी छोटी गुड़िया होती है। वो क्या काम करती है, वो जो है उसमें राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है और वहाँ पर रहकर ही वो नाइट्रोजन को भूमि में एकत्रित करता है। इसी तरह अब इसमें जड़ में तो होती है ढैंचा में, लेकिन साथ में जड़ के साथ साथ में इसकी एक खास बात है कि इसके तने में भी छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं। तो ये जो प्रश्न है, यदि हम बात करें तो ये प्रश्न जो है 2019 में IARI PhD में ये प्रश्न आया था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो ये तो हमने देख लिया अभी हरी खाद के बारे में विशेष चर्चा। अब हम देखने वाले हैं हरी खाद के पोषक तत्व, यानी उसकी औसत वैल्यू देखने वाले हैं कि उसमें खास क्या है। तो हरी खाद में जो है 0.6% नाइट्रोजन पाई जाती है और 0.2% फास्फोरस पाई जाती है। और यदि हम पोटास की चर्चा करें तो पोटास 0.6% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, पोटास 0.6% पाया जाता है। तो आज हमने डिस्कस किए भारी या स्थूल खाद, जिसे बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योरिंग कहा जाता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किए। लेकिन जब हमारी सेकंड क्लास जब होगी खाद के विषय में, तो हम देखने वाले हैं सांद्रित जीवांश खाद।
तो हरी खाद के बारे में हमने बहुत अच्छी जानकारी देखी। अब अगली जब क्लास हमारी होगी तो सांद्रित जीवांश खाद देखेंगे। और सांद्रित जीवांश खाद में हमने चर्चा तो कर ही लिए हैं कि कौन कौन सी आती है, इसकी परिभाषा क्या है, लेकिन फिर भी हम अगले वीडियो में बहुत अच्छा डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और यदि आप पहली बार मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे एग्रीकल्चर के नए नए अपडेट मैं प्रतिदिन अपलोड करते रहता हूं, जिससे आपके पेपर की तैयारी बहुत स्मार्ट तरीके से हो जाए। कोशिश मैं ये करता हूं कि काफ़ी सारे प्रश्न आपको मेरे वीडियो से ही पेपर में देखने को मिले। तो तब तक के लिए इंतज़ार करिए, बाकी की जानकारी हम अगली क्लास में देखने वाले हैं।